हेलो गाइस, नमस्ते। मैं साक्षी कुमुद्स एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। और इस सीरीज़ की ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम पिक्टोरियल घटना चक्र को एक्सप्लेन कर रहे हैं और ये पॉलिटी सेगमेंट चल रहा है, राइट। इस तरीके से हम बाकी दूसरी जीएस सब्जेक्ट्स भी देखेंगे। पॉलिटी के अलावा ज्योग्राफी भी होगा, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट और क्या होता है, कल्चर, हिस्ट्री और साइंस। बट ये तब ही कंटिन्यू रहेगा जब आप इसको सपोर्ट करोगे। आपका सपोर्ट हमें नहीं मिलता है, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इस पर व्यूज़ नहीं आते हैं, तो इसलिए हम सीरीज़ को बीच में ही बंद करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो अच्छा होगा आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और अगर आप इसमें कुछ चेंज चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूं, या फिर आप चाहते हो कि मैं इसमें क्वेश्चन ऐड करूं, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट करके। ठीक है, तो ये सीरीज़ तभी चलेगी। अब बात आती है कि ये जो सीरीज़ है कौन से एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो पहली तो बात ये है कि घटना चक्र अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट अच्छी बुक मानी जाती है। और इसमें जितने भी हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, मतलब पीसीएस लेवल तक के, राइट। तो सारे एग्ज़ाम्स को ये कवर करती है। तो उसमें हमारे एसएससी के एग्ज़ाम्स, आरआरबी के एग्ज़ाम्स, आईबी एग्ज़ाम्स, बैंक एग्ज़ाम्स और स्टेट पीसीएस, स्टेट लेवल के दूसरे एग्ज़ाम्स सारे कवर करती है ये। और अभी आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम जो कि है इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंडर असिस्टेंट सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या ग्रेड सेकेंड एग्जीक्यूटिव। इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी इस सीरीज से हो जाएगी। इस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस के क्वेश्चंस, आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आ जाएंगे, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात आपके करंट अफेयर्स की, अगर आप सीरियसली चाहते हैं कि मैं करंट अफेयर्स की सीरीज़ को कंटिन्यू करूं वीकली बेसिस पर, या फिर 15 डेज, या फिर मंथली बेसिस पे, तो आप मुझे बताइए। तो मैं यहाँ पर जीके जीएस देखने वाली हूँ और करंट अफेयर्स, बट जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा, राइट। तो अपना सपोर्ट कीजिए और चलिए अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। चलिए, तो जैसे कि आपको पता है ये सेकंड पार्ट है, इससे पहले हमने कर लिया है, तो वही उसी के काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पर रिपीट होंगे। ठीक है, उसके बाद हम कुछ नया देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था। अब ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, पहले सिर्फ गवर्नर होता था, पहले सिर्फ गवर्नर होता था, मैं जो बोल रही हूँ आपको ध्यान रखना है। और ऐसा गवर्नर बंगाल का कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद गवर्नर जनरल हुआ। ठीक है, तो जब ये गवर्नर जनरल हुआ तो आपको पता था कि क्या चेंज किया गया था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मद्रास और प्रेसिडेंसी को, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी या कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंडर ला दिया गया। इनके गवर्नर इसके गवर्नर यानी कलकत्ता प्रेसिडेंसी के गवर्नर के अंडर आ गए थे। और अब ये गवर्नर गवर्नर से हाई पोस्ट दिखाने के लिए इसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। ठीक है, इतना तो आपको समझ आया। और ऐसे बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे फर्स्ट वॉरेन हेस्टिंग। तो इस तरीके से बोला गया है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक, प्रधान सेनापति की शक्तियां सर्वप्रथम प्राप्त की किसको मिली थी, ऐसी शक्ति है तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को थी। तो कुछ तो फैक्ट्स होते हैं जो आपको याद ही करने होते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक है। देखो यहाँ पर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपको सिमिलर लग रहा होगा, लेकिन कुछ डिफरेंस है, वो ये यहाँ पर बोला गया है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, और ये बोला गया है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, तो ये कब क्या था, तो आपको याद होगा 1833 का क्या है था, चार्टर एक्ट, है ना। तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्या कहा गया था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा,
बंगाल का गवर्नर जनरल अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा, ठीक है। पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा इस चार्टर एक्ट के तहत। और ऐसा बनने वाले कौन थे फर्स्ट? लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत कब हुई। ये चीज को समझा आपने कि अब जो कानून बनाए जाएंगे उसमें भारत से यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स लिए जाएंगे। अब तक कौन कर रहा था? या तो ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना। तो लेकिन अब से क्या होगा कि भारतीय जो प्रतिनिधि होंगे उनका भी साथ लिया जाएगा। तो ऐसी शुरुआत हुई थी 1857 की क्रांति के बाद, ठीक है। तो वो कब हुआ? भारतीय परिषद अधिनियम आया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत, ठीक है। इस समय कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग। और कहा जाता है कि इस तरह की पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत, इसको बोला जाता है पोर्टफोलियो सिस्टम, इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, राइट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। बर्मा को भारत से अलग कब किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। बर्मा पहले बर्मा था, मतलब आज म्यांमार कहा जाता है। और इसको भारत से, पहले भारत का ही पार्ट था, भारत सब कॉन्टिनेंट का पार्ट था। तो बर्मा को भारत से कब अलग किया गया? 1937 में। कौन से एक्ट के तहत? 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसके तहत, राइट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया। तो उत्तरदायी शासन से क्या मतलब होता है? आपको पता ही होगा, हमारी जो गवर्नमेंट है, पीएम, और उनके अंडर में कैबिनेट होती है, ये कानून बनाते हैं। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? पार्लियामेंट के प्रति, और उसमें मेनली लोकसभा के प्रति, याद रखना है, मेनली लोकसभा के प्रति। तो ये उत्तरदायी होना, ऐसा शासन प्रणाली की जो शुरुआत की गई थी, उत्तरदायी शासन की शुरुआत की गई थी, ये की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, हमने अभी तक क्या किया है? संवैधानिक विकास देखा है, यानी हमारा जो संविधान आज हमें मिला है वो कहीं ना कहीं इस रूप में पीछे हिस्ट्री से यहाँ यहाँ डिफरेंट डिफरेंट लॉज बने हैं, वहां से हमने कुछ कुछ चीजों को मॉडिफाई करके आज लिया है। तो संवैधानिक विकास को हमने देखा है। तो ऐसे ही आज अगर हम उत्तरदायी शासन को देखते हैं तो ये उत्तरदायी शासन कहीं ना कहीं यहाँ से आया हुआ है, ठीक है। तो वही चीज। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 के सरकार अधिनियम के तहत, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, क्लियर। नेक्स्ट है संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग क्या की? संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की किसने की? स्वराज पार्टी ने की। कब की? 1934 में, क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्वेश्चन में आ भी जाता है कि सबसे पहले संविधान सभा की डिमांड किसने रखी थी? तो स्वराज पार्टी ने। कब रखी थी? 1934 में। लेकिन कब जाके ये पूरी हुई थी? 1945-46 में, या 46 से, ठीक है। और सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा के गठन का विचार देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है। सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. रॉय ने दिया था 1934 में। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग कब की थी? तो यही सेम चीज 1934। तो 1934 को याद कर लेना है, एम.एन. रॉय को याद कर लेना है, ठीक है। भारतीय संविधान सभा कब चुनी गई? भारतीय संविधान सभा चुनी गई किसके, कैसे? प्रत्यक्ष निर्वाचन से या अप्रत्यक्ष निर्वाचन से? तो ये है अप्रत्यक्ष निर्वाचन से, याद रख लेना है। हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है थी जिसने संविधान बनाया, वो अप्रत्यक्ष रूप से, या यूं कहिए मिक्स फॉर्म में चुन करके आई थी, ठीक है। वो पूरी तरीके से प्रत्यक्ष रूप से नहीं थी। तो यहाँ पर ये पॉइंट याद रख लेना, अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा आई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
यहाँ पर थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। तो संविधान सभा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले जो संविधान सभा है और संविधान निर्माण की प्रक्रिया, ये शुरुआत हुई थी कैबिनेट मिशन के द्वारा, ठीक है, क्रिप्स मिशन में नहीं। इससे पहले के जो एक्ट आए, मिशन आए, उनके तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन संविधान सभा को एक्सेप्ट किया कि यस, हम इंडियंस के लिए एक संविधान सभा बनवाएंगे और वही फिर संविधान बनाएगी। तो ऐसा कैबिनेट मिशन ने कहा, ठीक है। ये आया था 1946 में, याद रख लेना है। और भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में हुआ, ठीक। और उसमें कुल महिलाएं थी 15, याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 महिलाएं। कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं। किसमें? संविधान सभा में। क्लियर? नेक्स्ट है इसकी फर्स्ट बैठक। संविधान सभा की फर्स्ट बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और ये आपको पता भी होगा, यहाँ पर अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। और उसकी सेकंड बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें परमानेंट अध्यक्ष चुना गया था राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है। स्थायी राजेंद्र प्रसाद जी कब? 11 दिसंबर को। और संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो 11 हुए। 11th नंबर का जो लास्ट अधिवेशन था वो कब हुआ था, आपको ये मुझे बताना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और ये 26 नवंबर की डेट को हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं? एक तो लॉ डे के फॉर्म में, लॉ डे के फॉर्म में, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन डे के फॉर्म में, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन डे ये मैंने बताया था, कब से मनाया जा रहा है ये आप मुझे बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, और अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। क्लियर? किसकी? संविधान सभा की। ये इन शॉर्ट्स की मैसेजेस आते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, तो यहाँ पर प्रारूप समिति के बारे में है। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, जिनके हेड अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन कौन सी समिति को हैंडल किए हुए थे? एक तो प्रक्रिया नियम समिति, यानी कि संविधान सभा से रिलेटेड जो प्रक्रिया नियम समिति थी वो उसके हेड थे राजेंद्र प्रसाद, और संचालन समिति के, ठीक है। मैं आपको बता दूंगी इसमें इंपॉर्टेंट कौन सी आपको याद रखनी है। सरदार पटेल के अंडर में कौन कौन सी कमेटी थी? तो प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति, और अल्पसंख्यक जनजाति समिति। क्लियर? इनका काफी मेन इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और जवाहरलाल नेहरू के अंडर में थी संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट इसमें से आपको प्रारूप समिति, उनके अध्यक्ष याद रखने हैं। सरदार पटेल के अंडर में आने वाली प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन समिति थी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। ये प्रोविंस का मतलब स्टेट से होता है, ठीक है। और मूल अधिकार, अच्छा, सरदार पटेल को क्या बोला जाता है? बिस्मार्क बोला जाता है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, है ना। तो बिस्मार्क ने ऐसा क्या किया था, कहाँ से वो बिलोंग करते हैं कि उनको सरदार पटेल या सरदार पटेल जी को उनसे रिलेट किया जाता है? तो ये आप मुझे बताइए, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट ये हो जाती है मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी से रिलेटेड, और जनजाति यानी ट्राइब से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट। और जवाहरलाल नेहरू के अंडर आने वाली ये संघ शक्ति समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनियन समिति, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेनी है, ठीक। अगर आप याद रखना चाहें तो ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है संविधान सभा का चुनाव परिणाम की कुल सीटें देख लेते क्या थी। तो आपको टोटल सीट्स तो याद होगी 389 थी, जिसमें से ये कहा गया था कि 296 या 296 पर तो इलेक्शन होगा, या 290 सीट्स से जो 290 सीट क्या बोल रही मैं, 296 जो सीट्स होंगी वो फिल की जाएंगी, कहाँ से? प्रोविंसेस से, ठीक है। प्रोविंसेस किसके अंडर में है? ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में है,
ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में ये सारे स्टेट्स क्या नाम प्रोविंस को गवर्न करते हैं गवर्नर। ठीक है, इसके अलावा 296 सीट्स को भरा जाना था कमिश्नरीज से या कमिश्नरीज से। अब ये कमिश्नरीज क्या होती है, तो जैसे आज के टाइम में यूटीज होती है वैसे ही तब कमिश्नरीज होती थी, तो वहां से भरा जाना था। मेनली कमिश्नरीज से 4 और यहाँ से 292। ठीक है, तो ये वो एरिया था, ये 296 सीट्स वाला वो पार्ट था जो कि ब्रिटिश एरिया बोलेंगे। ठीक है, जिसपे ब्रिटेन का अधिकार था, राइट। और क्योंकि यही वो पार्ट था जिसमें जिनको मिलाकर के, इन प्रोविंसेस को मिलाकर के ब्रिटिश पोजीशन वाला एरिया माना जाता था, और उसके ऊपर फिर सबसे टॉप पे कौन होता था, यहाँ पर वाइसरॉय होता था, और उसके भी ऊपर होता था सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया या सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया, राइट। तो ये वो पार्ट था जहाँ से 296 सीट्स को भरा जाना था। वो अलग बात है कि बाद में इलेक्शंस के माध्यम से यहाँ का रिप्रेजेंटेशन दिया जाने लगा, इंडियंस को रिप्रेजेंट किया जाने लगा इंडियंस के द्वारा। ठीक है, और बाकी कौन सी कितनी सीट बचती हैं, बाकी बचती है 93 सीट्स, जो बोली गई थी कि यहाँ पर देशी रियासतें थी जिन पर यहाँ के नवाब, छोटे मोटे राजा महाराजा सदियों से, दशकों से शासन करते हुए आ रहे थे, तो वहां से उनके द्वारा सीट्स को भरा जाना था। समझ आया? ठीक है, अब मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया है। तो ये 389 सीट्स की बात थी, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है 296 सीट्स की, जो कि ब्रिटिश भारत कहा जाता है। ठीक है, ब्रिटिश भारत, एग्जैक्ट वर्ड ये है। तो इन 296 ब्रिटिश भारत सीट्स पे इलेक्शन के माध्यम से किसने कितना जीता, तो कांग्रेस ने 208 सीट्स को जीता, मुस्लिम लीग ने 73 को जीता, और अन्य छोटी मोटी पार्टी उन्होंने 15 सीट्स को जीता। ठीक है, तो याद रख लेना है, कांग्रेस ने 208, मुस्लिम लीग ने 73, और ये आपको पता ही होगा ये कहाँ क्या कर रही है, 389 सीट्स क्यों बनाई गई है, तो संविधान के लिए है ना, संविधान सभा के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए ये 389 सीट्स हैं। इसमें कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन और मुस्लिम लीग का। और जब देश आज़ाद होगा तो 2 देश बन जाएंगे, पाकिस्तान, फिर कुछ लोग पाकिस्तान में पहुंच जाएंगे, तो मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स है वो उधर पहुंच जाएंगे, तो वापस से रीएडजस्टमेंट होगा, वो हम बाद में देखते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, अब तो याद ही हो गया होगा, सच्चिदानंद सिन्हा ने। याद रख लेना है, सच्चिदानंद सिन्हा ने। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्तावना प्रस्ताव पेश किया था अपनी थर्ड, अच्छा ये थर्ड बैठक हुई थी संविधान सभा की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो थर्ड बैठक हुई थी वो हुई थी तेहरा, ये याद रख लेना ऐसे करके, 13 दिसंबर 1946 को, और इसी में जवाहरलाल नेहरू ने रखा था उद्देश्य प्रस्ताव। और आज जो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रस्तावना देखते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और इस तरीके से है। हालांकि मुझे याद है, अभी मैं पूरा नहीं बोल पा रही हूँ। ठीक है, तो ये जो हम आज देखते हैं प्रस्तावना, जो कि कहीं ना कहीं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक तरीके से मिरर कही जाती है, उसकी रूपरेखा कही जाती है, उसकी कुंजी कही जाती है, फिलॉसफी कही जाती है, वो कहीं ना कहीं यहीं से प्रेरित है। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से क्लियर, याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ, कब हुआ, जुलाई अगस्त 1946 में, दिसंबर से मीटिंग शुरू हो गई थी, राइट। और अंतरिम सरकार का गठन किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ये दोनों काम एक साथ हुए, अंतरिम सरकार बनाई गई, फिर संविधान सभा भी बनी, संविधान निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। तो अंतरिम
अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ। अब ये अंतरिम क्या है? अंतरिम का मतलब होता है, देखिए, देश आज़ाद 1947 में होता है। 47 में देश आज़ाद होने के बाद यहाँ पर एक नई सरकार बनती है, ठीक है? तो हम उसको बोलेंगे फर्स्ट गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। लेकिन अभी 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। अभी पूरा पता भी नहीं है कि सरकार देश कब आज़ाद हुआ होगा, 1946 में जब हम खड़े हैं। तो यहाँ पर फिर भी कुछ समय के लिए गवर्नमेंट बना दी जाती है। इसी को क्या बोला जाता है? अंतरिम। ताकि जैसे ही संविधान सभा बनेगी, संविधान की शुरुआत होगी, देश आज़ाद होगा, तो एक नए तरीके से संविधान के माध्यम से, संविधान के नियमों के तहत सरकार बनाई जाएगी। तो वो होगी हमारी प्रॉपर सरकार, लेकिन इस टाइम पीरियड के बीच की सरकार को अंतरिम पीरियड बोलेंगे, ठीक है? अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट। और आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? तो सभी को पता है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी की डेट इंपॉर्टेंट क्यों है बताइए? पहले वाले लेक्चर में मैंने बताई थी। तो छोटा सा हिंट, इसका कनेक्शन है 1930 के 26 जनवरी। क्या हुआ था? कहाँ पर झंडा फहराया गया था? किसके द्वारा फहराया गया था? और उस दिन को क्या बोला गया था बताइए? मैंने लिख भी दिया है, चलिए अब आप खुद पढ़ लीजिए। संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? अब याद रखना है, भारत विभाजन के पूर्व तो थे, भारत विभाजन यानी 1947, क्या बोल दिया, 1947 या 1947, 14 अगस्त की रात, या बोलिए कि 15 अगस्त की सुबह, जैसे ही दो देश बन जाते हैं, तो उसके बाद से ऑफ कोर्स संविधान सभा का भी रीऑर्गेनाइजेशन करना था, क्योंकि कुछ मेंबर मुस्लिम लीग के तो जाने ही थे। तो इस तरीके से ये मेंबर घट जाते हैं और हो जाते हैं 299। और भारत के विभाजन के पूर्व कितने थे? 389। क्लियर? याद रखना है, 389 पहले थे, अब बाद में विभाजन के बाद में 299 हो जाते हैं। क्वेश्चन में ये देखना है ये पूछ किस एंगल से रहा है। क्लियर? नेक्स्ट है संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित किए गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो सदस्य हैं, बार बार 389 लोग याद रखिए, तो वो निर्वाचित किए गए थे, या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जैसे भी आए, लेकिन वो कितनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे? तो वो थे लगभग 10 लाख व्यक्तियों को, ठीक है? याद रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि आपको पता ही होगा, 543 लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं, है ना? 543 सदस्य लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से आते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये कितनी पॉपुलेशन का करता है? तो अभी की पॉपुलेशन आज अभी में जो मानी जाती है वो 140 करोड़ मानी जाती है। और अगर 140 करोड़ को आप डिवाइड करोगे 543 से, तो ये लगभग 25-26 लाख में आती है। यानी कि एक क्या बोलेंगे हम, एक एमपी जो लोकसभा में है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि लोकसभा में गया हुआ है, वो 26 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है पार्लियामेंट में बैठ करके, ठीक है? हालांकि इसको हमने कहीं ना कहीं 10 से 15 लाख लोगों के रिप्रेजेंटेशन के तहत हमने इसको बनाया था, 543 लोगों को। और ये कब से हुई थी शुरुआत? 1971 के सेंसस के तहत हुआ था, ठीक है? 1971 का जो सेंसस आया था, उस आधार पर ये तय किया गया था। और बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के तहत ये डेट बढ़ाकर कर दी गई थी 2026 कि 2026 में जो सेंसस होगा, यहाँ पर वापस से सीट्स का रीऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, रीएडजस्टमेंट बोल सकते हैं आप, रीएडजस्टमेंट किया जाएगा, ठीक है? और वो जो कि नेक्स्ट ईयर होने वाला है, बट उससे पहले सेंसस आना जरूरी है। सेंसस 2021-22 में आना था, लेकिन वो नहीं आया कोविड की वजह से, और बाद में उसको पोस्टपोन कर दिया गया 2025। और अभी ये काम कब रिज्यूम होगा नहीं पता, ठीक है? तो ये याद रखना है। समझ आया? नेक्स्ट पॉइंट है
कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो बार बार चीजें रिपीट हो रही है, याद हो जानी चाहिए आपको। कैबिनेट मिशन में कौन कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, ये किसने कहा था? देखिए बहुत गहरी बात बोल दी है कि संविधान सभा कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस ने कितनी सीट्स जीती थी? 208 सीट्स जीती थी, इसलिए ये बोला गया है। और फिर कांग्रेस ही भारत है, ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस में रिप्रेजेंटेशन था सभी वर्गों का। ठीक है, तो ये किसने बोला? ये बोला ग्रेनविले ऑस्टिन ने। ठीक है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। तो आप मुझे ये बता दीजिए, ये जो डेट है ये देश की आज़ादी के पहले की है कि बाद की? ऑफ कोर्स बाद की है। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया है और उसके बाद 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, हेड आपको पता ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सॉरी, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, नेक्स्ट 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनती है, 7 मेंबर होते हैं इंक्लूडिंग चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और सदस्य पहले भी बताया जा चुका है, एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र, डीपी खेतान। बी एल मित्र की जगह फिर एन माधवराव आ जाते हैं। ठीक है, और डीपी खेतान की जगह टीटी कृष्णाचार्य आ जाते हैं। डीपी खेतान की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद होते हैं। चलिए नेक्स्ट है तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर होता है 1758। देखो 1757 की क्रांति याद होगी आपको, सॉरी 1857 की क्रांति नहीं, 1757 का जो युद्ध हुआ था प्लासी वॉर, मैं उसकी बात कर रही हूँ। 1757 के प्लासी वॉर की बात याद होगी, उसके जस्ट 1 साल बाद ये तो रॉबर्ट क्लाइव है यहाँ पर क्या? बंगाल का गवर्नर। और कब तक रहता है? 60 तक। ठीक है, और उसके बाद 65-67। ठीक, तो याद रख लेना है रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। उसके बाद आता है वॉरेन हेस्टिंग, और मैंने आपको पहले भी ये पॉइंट याद कराया था। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर इस पीरियड में बनता है। इसके बाद आते हैं वॉरेन हेस्टिंग पर, जो कि 1772 से 1774 और 1774 से 1785। बट डिफरेंस क्या होता है? पहले तो वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल का गवर्नर रहता है, लेकिन जैसे ही रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1774 से 85 के दौरान वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बन जाते हैं। और इनके अंडर में कौन हो जाता है? ये पीरियड याद रखना बहुत ज़रूरी है। इनके अंडर में कौन हो जाते हैं? मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ठीक है, नेक्स्ट है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये कब है टाइम पीरियड? ये है बंगाल के गवर्नर जनरल। ठीक है, कब तक रहते हैं? 1828 से 1834। याद रखना है, बंगाल के गवर्नर जनरल का पीरियड, बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में इनका टाइम पीरियड है 1828 से 1834 तक। जैसे 1833 का क्या था बताइए? चार्टर, उसके तहत क्या कर दिया गया था कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। ठीक है, अब उनकी मंशाएं पूरे देश को देख रही थी, है ना? तो अब वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में होते हैं। और ये पीरियड कौन सा होता है? ये होता है 1834 से कब तक रहता है? 1835 तक, ये याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट है लॉर्ड कैनिंग का, जिसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 1856 से 58 तक रहते हैं। ठीक है, और 1856 से 58 तक जब है तो इस टाइम पीरियड में क्या हुआ है बताइए? 1857 की क्रांति हुई है। ठीक है, रिवॉल्यूशन हुआ है। और भारतीय स्वतंत्रता के लिए फर्स्ट रिवॉल्यूशन ये किसने बोला है? आप मुझे बताइए। ठीक, और ये जो गवर्नर जनरल के रूप में 1858 से लेके, 1 मिनट, सॉरी गलत बोल दिया मैंने थोड़ा, क्या नाम है,
लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल के रूप में, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में रहते हैं 1856 से 1858 तक, और इसी बीच में हो जाता है रिवोल्ट 1857 में। लेकिन आपको पता होगा गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऐसे करके आया था, और उस एक्ट के तहत क्या किया गया था, एक तो भारत के प्रथम वायसरॉय के रूप में इनको नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, वो पता ही होगा आपको कि जो पोस्ट थी गवर्नर जनरल की, वो हटा करके अब बोल दिया गया कि वायसरॉय, और ये डायरेक्ट किसके प्रतिनिधि है सो ये डायरेक्ट किसके प्रतिनिधि है, पहले ये ईस्ट इंडिया कंपनी के होते थे 1857 तक, लेकिन उसके बाद जो चार्टर आया था महारानी एलिजाबेथ का चार्टर 1858 में, उसके तहत क्या कर दिया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाया और बोला गया 1858 के तहत अब डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करेगी, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में इंडियन जो कॉलोनीज होंगी, और यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव होगा, और वही क्या कहलाएगा, वॉइसरॉय। तो इस तरीके से लॉर्ड कैनिंग भारत के फर्स्ट वॉइसरॉय भी बनते हैं, और वो टाइम पीरियड कितना रहता है 1858 से 1862 तक। ठीक है, तो इसमें एक काउंसिल एक्ट भी आ जाता है 1861 में। क्लियर, धीरे धीरे वो चीज़ें क्लियर होती रहेंगी जब चीज़ें रिपीट होंगी। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट लॉर्ड माउंटबेटन, जिसमें अगस्त 1947 से जून 1948 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, और मैं आपको कहती हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए, देश आज़ाद हो गया है, लेकिन अभी भी आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट गवर्नर जनरल, अब यहाँ पर भारतीय नहीं बट फर्स्ट गवर्नर जनरल आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन है, अभी भी कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन है। ठीक है, ऐसा बोला गया था कि संविधान तो बन गया है या बन रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये टाइम पीरियड वही है जब संविधान बन करके तैयार हो जाएगा, फिर उसके नियमों के तहत आप अपनी जैसी भी शासन पद्धति चाहेंगे वैसा करना, तब तक के लिए उस इंटरिम पीरियड के लिए गवर्नर जनरल यही रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए वो वही रहते हैं। फिर आते हैं सी राजगोपालाचारी, इनके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, सी राजगोपालाचारी बनते हैं जून 1948 से जनवरी 1950 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। देखिए कितने सारे पॉइंट एक साथ हैं, एक तो स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल भी है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी है, और स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल भी है। ठीक है, इस चीज को समझना, भारतीय गवर्नर जनरल है, प्रथम भी और अंतिम भी, और स्वतंत्र भारत के। क्लियर, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगेन बार बार चीजें रिपीट हो रही हैं, तो शायद ये आपको याद कराने के लिए ऐसा किया गया है। संविधान सभा के इम्पोर्टेंट तथ्य जल्दी जल्दी देख लेते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा या कुछ नया आज मिल जाए। ठीक है, तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं, स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद होते हैं, संवैधानिक सलाहकार पहले भी बताया जा चुका है, इम्पोर्टेंट BN राव रहते हैं। ठीक है, और संविधान निर्माण में कितना समय लगा, तो ये आपको याद रखना है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। क्लियर, और प्रारूप पर बहस, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, जो इसकी ड्राफ्टिंग थी, ड्राफ्ट था, उस पर बहस हुई थी पूरा 114 दिन तक। कितना खर्चा आया, लगभग 64 लाख रुपए तक। हालांकि इस पे क्वेश्चन नहीं आते, बट याद रख लेना उस समय। और कुल वाचन 3 थे। संविधान कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू करने की डेट थी 26 जनवरी 1950। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है, पूछ भी लिया जाता है अंतरिम सरकार के बारे में। देखिए, स्वतंत्र भारत की पहली सरकार पे अलग से क्वेश्चन आएगा, उसके मंत्रिमंडल पे, मंत्रालय पर, लेकिन ये अंतरिम सरकार है, तो थोड़ा डिफरेंस हुआ है, और कुछ चीज़ें सिमिलर है, तो ये याद रखना है, कंपैरेटिवली याद रखना है आपको। जब मैं आपको वो कराऊंगी तो बता दूंगी। मंत्री और मंत्रालय देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू के अंडर में विदेश मंत्रालय था। ठीक है, विदेश मंत्री अलग नहीं होता था, विदेश मंत्रालय इन्हीं के हाथ में था। और राष्ट्रमंडल से संबंधित जो भी मामले होंगे, जो कि कॉमनवेल्थ नेशंस कहा जाता है, जो कि इन्होंने ही फैसला लिया था कि इंडिया रहेगा राष्ट्रमंडल में। ठीक है, तो ये भी मामले कौन देखेगा,
जवाहरलाल नेहरू। वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंडर में था सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और गृह मंत्रालय। तो गृह मंत्री कौन है इस समय? वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो इंडिया की यूनिफिकेशन में इनका बहुत बड़ा रोल माना जाता है। ठीक है, तो चलिए, सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, लियाकत अली वित्त मंत्री, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री, अब्दुल रब निश्तर रेल मंत्री, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, और सी एच भाभा वेरी इंपॉर्टेंट खनन एवं शक्ति पावर, राइट, बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय, और आई चुंद्रीगढ़ वाणिज्य, राइट। तो इसमें इंपॉर्टेंट पे निशान लगा देती हूँ। जवाहरलाल नेहरू का आपको याद रखना है विदेश मंत्रालय था, राष्ट्रमंडल संबंधी मामले। वल्लभ भाई पटेल का आपको याद रखना है गृह मंत्रालय। सी राजगोपालाचारी का शिक्षा मंत्रालय आपको याद रख लेना है, और राजेंद्र प्रसाद जी का खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। ठीक है, और बलदेव सिंह का आपको याद ही हो जाएगा, बल से रक्षा मंत्रालय, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो ये है जो मैं आपको बहुत बेसब्री से पढ़ाना चाहती थी, वो है संविधान स्रोत। अच्छा, अभी तक हमने देखा संविधान का थोड़ा सा संवैधानिक इतिहास, है ना, जो कि शुरू हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1947 के माउंटबेटन एक्ट तक। ठीक है, ठीक है, तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट तक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने देखा कि कितने सारे रिफॉर्म्स हुए, और उस सब में से हमने कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन के साथ लिया है, और उन सब में सबसे ज़्यादा 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने लिया है। इसके अलावा भी आज के टाइम में जो देश है उनके कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ से हमने काफ़ी सारे क्या लिए? स्रोत, काफी सारे प्रोविजंस लिए हुए हैं। तो संविधान के उन्हीं प्रोविजंस को यहाँ पर हम देखेंगे, वो कौन कौन सी देश या कौन कौन सी देशों के संविधान हैं जिनसे हमने इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस लिए हुए हैं, और वो प्रोविजंस कौन कौन से हैं, वो प्रावधान कौन कौन से हैं, वो भी हम यहाँ देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो याद रख लेना 1935 से हमने काफी कुछ हिस्सा लिया हुआ है। बोलते कि 75% हमने यहाँ से लिया हुआ है, हालांकि 75 नहीं है, ये कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है, बट आपको याद रख लेना है काफी बड़ा हिस्सा हमने यहाँ से लिया है। ठीक है, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंध प्रावधान प्रोविजंस 1935 से लिए गए हैं, और इसके अलावा कई देशों से भी हमने ये प्रावधान लिए हैं, तो एक एक करके हम देख लेते हैं। ठीक है, तो उन सब में सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से हमने क्या लिया है? तो उद्देशिका का विचार। ये उद्देशिका क्या है? इसी को हम प्रस्तावना कहते हैं, इसी को हम प्रियम्बल इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये सब। तो अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, प्रियम्बल से हमें क्या पता चलता है। 4 प्रश्नों के जवाब मिलते हैं, जल्दी से एक बार बता देती हूँ। पहला तो हमारे संविधान का स्रोत क्या है? संविधान का स्रोत है ये शुरुआती वर्ड, हम भारत के लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेहतरीन यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। हम भारत के लोग ही है भारत के संविधान का स्रोत। ठीक है, यानी ये किसी रिलीजियस बुक से नहीं है, या किसी गॉड ने नहीं भेजा है। इस तरीके से ये बोला जाता है कि ये तो हम भारत के लोग, और ऑफ कोर्स है क्योंकि 389 लोग ही थे रिप्रेजेंटेटिव्स, बाकी उस समय की जो जनसंख्या थी उन सब की, है ना। तो इन लोगों ने बनाया, इसका मतलब सभी लोगों ने बनाया। दूसरा क्वेश्चन का जवाब मिलता है कि भारत का नेचर क्या होगा? तो वो एक संप्रभु देश होगा, लोकतंत्र होगा, गणराज्य होगा, है ना। और क्या होगा? इसमें एक वर्ड सेक्युलर, राइट, सेक्युलर होगा, और समाजवादी देश होगा। कुछ वर्ड्स इसमें बाद में ऐड किए गए हैं, वो सब हम देखेंगे, बट अभी एक ये कि उसकी प्रकृति पता चलती है। दूसरा, ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या पता चलता है? तो ये पता चलता है इसका उद्देश्य, संविधान के बनाने का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर है कि हम सबको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देना चाहते हैं। ठीक है, और स्वतंत्रता देना चाहते हैं।
लिबर्टी देना चाहते हैं और जस्टिस प्रोवाइड करना चाहते हैं और इसमें फ्रेटर्निटी को बढ़ावा देना है, बंधुता को बढ़ावा देना है, इंटेग्रिटी को बढ़ावा देना है, डिग्निटी को बढ़ावा देना है। तो ये सब उसका उद्देश्य है, वो सारे वर्ड्स उसमें दिए हुए हैं। मैं आपको एक एक वर्ड अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी आगे के लेक्चर्स में। और इसके अलावा ये देखो 3 क्वेश्चंस के जवाब हमें मिल चुके हैं। स्रोत पता चला, प्रकृति पता चली और उद्देश्य। फोर्थ है कि कब लागू नहीं, कब हमने स्वीकार किया, अंगीकृत किया। तो वो डेट थी 26 नवंबर 1949। बोलते हैं मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित, अधिनियमित करते हैं, है ना। इस तरह के वर्ड्स यूज किए गए हैं 26 नवंबर 1949 को। तो ये 4 प्रश्नों के जवाब मिलते हैं। यहाँ थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा बता ही दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यायिक पुनर्वलोकन, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। ये भी हमने अमेरिका से लिया है। यानी कि ये, हालांकि ये हर चीज हमने मॉडिफिकेशन के साथ ली है। तो न्यायिक पुनर्वलोकन का जो प्रावधान है ये हमने अमेरिका से प्रभावित होके लिया है। इसमें क्या होता है आपको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये हमारी जुडिशरी है, लेकिन एग्जीक्यूटिव कौन है? गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट चाहे वो सेंटर की हो चाहे वो स्टेट की हो, ये जो ऑर्डर्स देती है, डिसीजंस लेती है, एक्शंस लेती है, उन सबको रिव्यू करने का राइट किसको मिला हुआ है? हमारी जुडिशरी को। तो उसी को बोलते हैं पुनर्वलोकन, राइट। नेक्स्ट है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो आपको पता ही होगा हमारी जो न्यायपालिका है, जुडिशरी है, वो स्वतंत्र है, यानी उस पर किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं रहता है, राइट। चलिए नेक्स्ट है मूल अधिकार। मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट भी हमने यहाँ से लिया है। उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट का पद भी हमने यहाँ से लिया है। तो कमला हैरिस आपको याद ही होगा, उपराष्ट्रपति इंडियन, अमेरिका में। तो वही सेम ये पोस्ट हमारे देश में भी है, उपराष्ट्रपति का पद हमने यहाँ से लिया हुआ। इसके अलावा राष्ट्रपति का पर महाभियोग, इम्पीचमेंट, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप पर लगा था, हालांकि बच गया। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है, ये प्रोसेस ये जो प्रोविजन है ये हमने अमेरिका से लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है। तो पता ही होगा 200 सालों तक हम जिसके अंडर में रूल्ड रहे हैं, तो ऑफ कोर्स काफ़ी सारे जो कि शासन से संबंधित नियम, कायदे, कानून है, वो हमने यहीं से लिए होंगे। तो जैसे कि संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री गवर्नेंस, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने यहीं से लिया है। और विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। अब ये रूल ऑफ लॉ क्या होता है? तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर लॉ एग्जिस्टिंग होगा, उसमें जो जो प्रावधान होंगे उसी को एनफोर्स किया जाएगा। अगर इसमें से कोई भी लॉ ब्रेक हुआ, तो ही हम किसी को बोलेंगे कि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ हुआ है, तो अब वो उसको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। ऐसा अगर कोई लॉ नहीं है और ऐसी कोई घटना की जाती है, तो वो ऑफ कोर्स उसको पनिश भी नहीं किया जाएगा। तो ये समझ आ गया होगा शॉर्ट में। चलिए नेक्स्ट है मंत्रिमंडलीय प्रणाली। मंत्रिमंडल आपको समझ ही आता होगा, कैबिनेट, राइट, कि मंत्रिमंडल होता है, पीएम के अंडर में मंत्री परिषद होती है, उसमें से मंत्रिमंडल कैबिनेट होती है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेती है, चेयरमैनशिप ऑफ द पीएम के, ठीक है। एकल नागरिकता, ब्रिटेन में एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप है, तो इंडिया में भी सिंगल सिटीजनशिप है, हालांकि यूएस में ऐसा नहीं है ना। तो ब्रिटेन से हमने लिया है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर स्टेट की कोई सिटीजनशिप नहीं होती, पूरे देश की, हमारे पास देश की सिटीजनशिप होती है, राइट। तो ऐसे ब्रिटेन की है। अब आ जाते हैं द्विसदनीय प्रणाली। अब ये क्या है? तो आपको पता ही होगा, सेंटर में क्या है? एक तरफ लोकसभा है जो कि लोअर हाउस है, याद रख लेना है। राज्यसभा है जो कि अपर हाउस है, ठीक है। तो ये उच्च सदन है राज्यसभा, लोकसभा है निम्न सदन, और ये द्विसदन या
दोनों कहलाते हैं द्विसदनात्मक प्रणाली। किसकी? पार्लियामेंट की। तो ये हमने ब्रिटेन से ही लिया है। विधायी प्रक्रिया, तो जो भी ये लॉ प्रोसेस होती है वो सब हमने यहीं से लिया है। इसके अलावा संसदीय विशेषाधिकार किस में दिया हुआ है? 105 में आर्टिकल में। ठीक है, ये जो प्रिविलेजेस है जो संसद को मिलते हैं वो यहीं से लिए हैं। अब ये प्रिविलेजेस क्या होता है ये मैं एक चैप्टर में पढ़ाऊंगी। क्लियर? नेक्स्ट है, रशिया से हमने क्या लिया है? रशिया जो कि उस समय किस नाम से जाना जाता था? यूएसएसआर। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या लिया हुआ है? यहाँ से लिया है मूल कर्तव्य, यानी कि हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल राइट्स नहीं, ड्यूटीज किसमें पड़ती है? आर्टिकल 51A में 1 to 11। ठीक है, तो जो 1 to 10 है वो कब आई थी? 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड की गई थी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42, जबकि कब हुआ था? 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस पर। और 11th वाला कब ऐड किया था ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अगर याद है तो आपको बताना होगा। ठीक है, कौन सा है? ये एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको लाया गया था 11th वन को। इसमें है क्या? तो इसकी बारीकियों पे नहीं जाते हैं, ये हम चैप्टर में देख लेंगे। बट इम्पॉर्टेंटली आपको याद रखना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमने यूएसएसआर से ली। ठीक है, इसके अलावा और क्या इम्पोर्टेंट है? प्रस्तावना। आपको मैंने बार बार बोला है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो ये जो न्याय है वो भी 3 लेवल पे, ये हमने कहाँ से लिया है? यूएसएसआर से। ठीक है, आज रशिया का जाता है तो रशिया से। इसके अलावा आ जाते हैं कि हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया है जॉइंट सिटिंग। ठीक है, जॉइंट सिटिंग। अब मुझे ये बता दो, इसका आर्टिकल नहीं याद है तो भी आप इसको सर्च करिए। देखिए, आर्टिकल हुआ या फिर कुछ भी, कोई भी फैक्ट कब याद होता है? जब आपके सामने वो आ जाए और आप उसको तुरंत गूगल पे जाके सर्च करो। ठीक है, तो संयुक्त बैठक हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, और उद्देशिका हमने ली है कहाँ से? यूएस से। लेकिन उद्देशिका की भाषा कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, व्यापार वाणिज्य यहाँ से लिया है, यानी कि इस कॉन्टेक्स्ट में हमने जो भी प्रोविजंस किए हुए हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिए हुए हैं। और स्वतंत्रता, ठीक है, समागम की स्वतंत्रता और समवर्ती सूची। इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है मैं आपको बता देती हूँ। एक तो इम्पॉर्टेंट है जॉइंट सिटिंग, ठीक है, दूसरा इम्पॉर्टेंट है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट इसको बोला जाता है। आपको पता होगा स्केड्यूल 3 में 3 लिस्ट होती हैं, सब्जेक्ट 3 होते हैं, सेंट्रल सब्जेक्ट्स जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगी, लॉज बनाएगी, स्टेट सब्जेक्ट, और थर्ड होती है कॉन्करेंट। कॉन्करेंट को ही बोला जाता है समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं बताइए? समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो 52 विषय हैं। ठीक है, पहले ये 47 थे, बाद में इसमें 5 ऐड कर दिए गए हैं, तब से ये 52 हो गए हैं। बारीकियों पर हम बाद में जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्टेंट हमने लिया है संयुक्त बैठक और समवर्ती सूची। और रशिया से आपको याद रख लेना है क्या क्या? एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज लिए और एक हमने यहाँ से न्याय, जस्टिस। ठीक है, और वो भी तीनों लेवल पे। नेक्स्ट है कनाडा। तो कनाडा से हमने क्या क्या लिया हुआ है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ऑल्दो हमने स्केड्यूल 7 में लिस्ट बनाई हुई है और एक स्टेट लिस्ट भी है जिसमें 61 सब्जेक्ट्स है जिन पर लो कौन बनाएगा? स्टेट बनाएगा। और सेंटर की अपनी लिस्ट है, ठीक है, जिसमें कितने विषय हैं? 100। और कॉन्करेंट समवर्ती जिस पर दोनों लॉज बनाते हैं, ये टोटल है 52। ठीक है, अब ये जो स्टेट की लिस्ट है या सेंटर की अपनी है, यहाँ पर ये इस सब का डिवीजन ये कहा जाता है कि ये अपने अपने फील्ड में पावरफुल है। लेकिन उस सब के बावजूद कई समय ऐसा आता है जब पावर सेंटर के पास हो जाती है, तो वो कौन कौन से टाइम होता है? फॉर एग्जाम्पल ये टाइम है जब आपातकाल आ जाता है।
आपातकाल सॉरी आपातकाल की घोषणा होती है, ठीक है। ये होती है आर्टिकल 352 के तहत। या फिर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है किसी स्टेट में, तो पावर कहाँ चली जाती है? ऑफ कोर्स सेंटर के पास चली जाती है, वो चलता है 356 के तहत, राइट। इसके अलावा और भी कई बार क्या नाम 249 के तहत राज्यसभा पर्टिकुलर टॉपिक पर लॉज बनाने का राइट दे देती है सेंटर को, पार्लियामेंट को, ठीक है। तो इस तरीके से और भी इंटरनेशनल इंटरेस्ट है अगर देश का, तो उस समय भी पावर चली जाती है सेंटर के पास। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि हमारा बेशक एक फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम का मतलब होता है कि पावर्स का डिवीजन 2 लेवल पर है, सेंटर और स्टेट, लेकिन उसके बावजूद सेंटर ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट में आप देख लीजिए, अगर लॉज दोनों बना रहे हैं, अगर किसी तरह का क्लैश हुआ है तो प्रिवेल करेगा सेंट्रल। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या लिया है? तो आयरलैंड से हमने लिया है नीति निदेशक तत्व, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको बोला जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी यानी कि स्टेट यानी सेंटर हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, जब भी पॉलिसी बनाएगी तो उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे ये वाले एलिमेंट्स। इसके अलावा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति सिस्टम, ये लिया है हमने आयरलैंड से। और राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो वो भी हमने लिया है आयरलैंड से। तो इम्पोर्टेंट इसमें कौन सा हो जाता है? एक तो ये राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, मनोनीत, नॉमिनेशन 12 मेंबर्स। तो ये हमने यहीं से लिया है, याद रखना है ये 12 मेंबर्स, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया हमने? आयरलैंड से। इसके अलावा इम्पोर्टेंट है डीपीएसपी। क्लियर। यहाँ पर कनाडा वाले में इम्पोर्टेंट, अच्छा मैंने ये आपको पूरा नहीं बताया। कनाडा से हमने और क्या लिया था? केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। आपको पता ही होगा स्टेट में राज्यपाल होता है, जैसे सेंटर के लेवल पे प्रेसिडेंट, ऐसी स्टेट में राज्यपाल। और ये राज्यपाल की जो अपॉइंटमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो ये भी हमने कनाडा से लिया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यपाल की नियुक्ति कर रही है, इससे भी पता चल रहा है कि सशक्त केंद्र है, ठीक है। और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित है, इससे भी पता चल रहा है कि सशक्त केंद्र। क्लियर। नेक्स्ट है, हमने दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से क्या लिया हुआ है? तो साउथ अफ्रीका से हमने लिया है संविधान संशोधन प्रक्रिया। संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किसके तहत होता है? तो आर्टिकल 368 के तहत होता है। 2 टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स, याद रखना। 368 में सिर्फ 2 टाइप्स है, ये 3 टाइप नहीं है, इसको कंफ्यूज कर जाते हैं। अब ये 2 टाइप्स कौन से, ये मैं यहाँ नहीं बताऊंगी। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, तो जिस तरीके से राज्यसभा के सदस्य आते हैं वो निर्वाचन डायरेक्ट नहीं होता, जैसा कि लोकसभा में होता है, राज्यसभा में डायरेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है, यहाँ से लिया हुआ है। इसके अलावा जापान से हमने क्या लिया है? जापान से लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। अब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि आपको यहीं बताऊं या नहीं, टाइम आउट हो रहा है। तो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ एक होता है वर्सेस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेनका गांधी केसीसी से जुड़ा हुआ है, और इसको मैं कहीं अलग से बताऊंगी, बट याद रख लेना है कि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ हमने जापान से लिया, ठीक है। तो चलिए ये लास्ट पेज है आज के लिए, इसमें इम्पोर्टेंट देख लेते हैं क्या है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च किसको माना जाता है? तो ऑफ कोर्स यहाँ पर सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, याद रख लेना है, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है,
किसी भी सरकार से ऊपर, राइट। भारतीय संविधान में आपात उपबंध जो कि इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं वो कहाँ से लिए हुए हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमने ये लिया है जर्मनी से, ठीक है, जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से, तो ऐसे बोला जाता है, तो याद रख लेना, ठीक है। आपात उपबंध कहने का मतलब ये है कि जब इमरजेंसी लगती है तो उस समय पर जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें क्या हो जाता है, उनकी जो एनफोर्समेंट है वो सस्पेंड हो जाता है। तो ये जो आपात उपबंध है ये हमने जर्मनी से लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का उपबंध, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने देखा भी होगा। यहाँ पर कोशिश क्या की जा रही है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो भी लिया है, कोशिश कर रहे हैं सेंटर को, पार्लियामेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर यहाँ पर प्रेसिडेंट को ही पावरफुल बनाने की, है ना। देखा होगा आपने कितने सारे प्रोविजंस हम देख चुके हैं। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, राज्य की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है राज्यपाल के पास विधेयक भेजती है राज्यपाल की कंसेंट के लिए, तो राज्यपाल के पास एक पावर ये भी होती है कि वो राष्ट्रपति के विचार के लिए उसको सुरक्षित रख सके। तो ये हमने कनाडा से लिया है, तो याद रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और विश्व का प्रथम लिखित संविधान कौन सा किसका है, वो यूएसए का है। और विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है, द लार्जेस्ट, वो किसका है, वो इंडिया का है, ठीक है। और लार्जेस्ट भी और डेमोक्रेटिक भी, ठीक है, याद रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप मुझे बताइए कि यूके का जो यूनाइटेड किंगडम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है कि अनरिटन है, वो रिटन है या अनरिटन है, बताइए, अनरिटन, राइट। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आ रही होगी सीरीज़, और मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ तो ये थोड़ी लंबी वीडियो चलेंगी। अगर आपको लग रहा है कि मुझे जल्दी जल्दी से ये वीडियोस को कवर करना चाहिए, अपनी एक्सप्लेनेशन को कम करना चाहिए, तो आप मुझे बता दीजिए, अदरवाइज़ मैं इसी पेस पर चलती रहूँगी। और आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो सीरीज़ को जारी रखूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और अपना प्यार हमें देते रहिए। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैव अ गुड डे।